Hello everyone, welcome to Social and Silage. I hope all of you are doing well, and if you are not doing well, then trust me, someone else is doing well actually. So in that case, you need to do well. Okay? So अभी भी एक न्यूज़ आई है कि ऋषि सुनाक जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने फाइनली अपनी जो डिफीट है उसको एक्सेप्ट किया है। ये बीबीसी ने पब्लिश किया था। तो कुछ चीज़ें हमें जानना जरूरी है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी सिलेबस वहाँ पूछा जाता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स कि वर्ल्ड में हमने जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें अडॉप्ट करी है और कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट है, ये चीज़ें हमें जानना जरूरी होती है। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कितनी रिलेवेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन करने की बात चल रही है 2 साल से इंडिया नेगोशिएट कर रहा है और यूके भी नेगोशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लेबर पार्टी की सरकार आती है तो क्या चेंजेस हमें देखने मिलेंगे और कितना कठिन हो जाएगा इस एफटीए के साथ आगे बढ़ना। तो अगर हम देखें लेबर पार्टी के बारे में, तो जो इंडिया ने नारा दिया था, इंडिया में जो नारा दिया जा रहा था न्यूज़पेपर हर जगह की अब की बार 400 पार, तो फाइनली यूके में सक्सेसफुल हुआ है कि अब की बार 400 पार लेबर पार्टी के लिए हो रहा है। और लगभग 15 साल बाद यहाँ सरकार बनेगी लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेबर पार्टी जो स्टार्ट हुई थी ना, वो इनिशिएशन हुआ था 1890s के टाइम। उस वक्त जो लेबर यूनियन बन रहे थे और ट्रेड यूनियंस बन रहे थे, उनके कारण ये पार्टी वर्चस्व में आई थी कि ये उनकी बातें करती थी। अब सिंपल देखो, कंजर्वेटिव और लेबर्स। कंजर्वेटिव दैट मीन्स कि जो अपनी एक लेगेसी है कंट्री की उसको लेके आगे जाना चाहते हैं, वेरस लेबर पार्टीज, लेबर उसमें टर्म भी यूज लेबर किया गया, दैट मीन्स इट टॉक अबाउट द ट्रेड यूनियंस और द राइट्स ऑफ द लेबर्स। और फाइनली इनकी जो सरकार बनी थी वो बनी थी 1923 में, और उस वक्त इन्होंने लिबरल्स की मदद ली थी। जो ये लिबरल्स है ना, उनकी मदद ली थी। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि लिबरल्स की मदद से उनकी सरकार बनी थी। फिर फाइनली उसके बाद भी इनकी सरकार रही, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी गवर्नमेंट आई वो आई थी 1945 के वक्त। उस वक्त जो क्लेमेंट एटली थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि डिसमेंटल करना स्टार्ट किया था ब्रिटिश एम्पायर को। दैट मीन्स कि जो भी कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस देना स्टार्ट किया था। और इंडिया में आप सबको याद है कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ओके, कि जिसके कारण कि इंडिया ने आज़ादी पाई थी। ओके, तो ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा क्लेमेंट एटली के बारे में जान लेते हैं। तो 1945 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें क्लेमेंट एटली जीते थे, और ये भी लेबर पार्टी से आते थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब इलेक्शन जीता था तो उनके जो उस वक्त के वादे थे वो इस तरीके से थे, बिल्कुल रेडिकल थे। और आपको याद होगा कि जो 1929 का टाइम था ये था ग्रेट डिप्रेशन का। उसके पहले जो 1920s था उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। ओके, उसके बाद जो 1940s का वक्त था उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और आप सिंपल देखिए, जब क्राइसिस होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? सबसे ज्यादा जो लोअर स्ट्रेटा में लोग होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसके कारण ही कब सरकार बनना स्टार्ट हुई, 1923 में इनकी सरकार बनी, 1945 में इनकी सरकार बनी कि जब देश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। ओके, तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त सबसे पहले ये देखा कि ब्रिटिश एम्पायर जो है उसको डिसमेंटल करना चाहिए, कि कॉलोनीज जो है उनको खत्म करना चाहिए और उनको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। तो एक उनका ये काम था। साथ ही साथ इन्होंने नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया था इन द यूके। ये 2-3 चीजें हमें क्लेमेंट एटली के बारे में याद रखना है। और क्लेमेंट एटली के बारे में ये पूछा जा सकता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लेमेंट एटली। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूके की एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है कैसी। तो बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, दैट मीन्स कि एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में भी एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, जो कि परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। 2 साल में वहां पे जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो रिजाइन करते हैं और मतलब कि हटते हैं, और फिर इलेक्शन होता है। ओके, तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेशन हम लोगों ने कहाँ से लिया था, हमने यूके से लिया है। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने वहीं से लिया है। आर्टिकल 32 में जो रिट पिटीशन होती है वो भी हमने यूके से लिया है। तो ये चीजें कुछ हमें बेसिक्स हैं जो कि हमने हर किसी जगह पढ़ी होगी, वो हमें याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, कि FPPS जो कि इंडिया में भी यूज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द जनरल इलेक्शन, वो सिमिलर है यूके में ही। और साथ में यहाँ की जो सीट्स की बात की जाए ना, तो यहाँ 650 MPs होते हैं। और इंडिया का जो राज्यसभा है उसके पास काफी सारे पावर्स हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में 245 के बाद आर्टिकल्स देखेंगे, 249 ये सारे आर्टिकल्स देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि जो राज्यसभा है उसके पास पावर है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड,
स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाने के पावर है। बट व्हेन इट कम्स टू द यूके पार्लियामेंट में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो सबसे ज्यादा मतलब कि सुप्रीम होता है। ओके, तो बाइकैमरल लेजिस्लेशन दैट मीन्स कि दो हाउस होंगे, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक तरीके से इस तरीके का हाउस बनाया गया है कि जिसमें जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो अनइलेक्टेड लोग होंगे, मतलब कि इसमें कोई इलेक्टेड नहीं होता, सारे अनइलेक्टेड लोग होंगे, जैसे कि बिशॉप्स है, लाइफ पेयर्स है। अगर हम यूके को समझने की कोशिश करें ना, तो यूके इज अ सोसाइटी विद द क्रिश्चियनिटी, तो वहां पे बिशॉप होंगे तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो यहाँ पे अमेंडमेंट कुछ अपने सजेस्ट करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, तो उसको हम राज्यसभा से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा के पास काफी सारे पावर्स हैं। बट अगर हमें इसे कंपेयर करना है तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल से कर सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं, इलेक्ट भी नहीं किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन दी यूके। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ द पार्लियामेंट कैसा है। तो इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में क्या हम सबसे पहले यूज करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा, किसी फैमिली से नहीं होगा, कोई मोनार्की नहीं होगी। बट व्हेन इट कम्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां सबसे पहले एक मोनार्क होते हैं जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और एक होती है कैबिनेट, जस्ट लाइक द इंडियन कैबिनेट। ओके, और हमने कैबिनेट सिस्टम भी जो है वहां से इंडिया में अडॉप्ट किया है। तो ये जो मोनार्क की पोजीशन होती है ये सेरेमोनियल होती है, दैट मीन्स कि ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये हमें याद रखना है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर एक रील्स वगैरह में आता रहता है या कई जगह एक वीडियो आता है कि वो एक तलवार अपने सिर पे रख रहे हैं किसी के भी, और उनको मतलब कुछ अवार्ड दे रहे हैं। ओके, तो ये मोनार्क की पोजीशन होती है वहाँ पे कि मोनार्क इज अ सेरेमोनियल हेड। ओके, और अभी जो है वो किंग चार्ल्स III है वहाँ के मोनार्क। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स। ये याद रखना कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है। जैसे कि अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह कहाँ से थे, वो राज्यसभा से थे। अगर अभी हम बात करें मोदी जी की, मोदी जी कहाँ है, मोदी जी लोकसभा से हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द यूके पार्लियामेंट, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स से आता है। ओके, नॉट फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ही इज अपॉइंटेड बाय द मोनार्क, ही और शी जो भी है वो अपॉइंटमेंट बाय द मोनार्क। अब अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट इज सिमिलर दैट ऑफ द इंडियन सिस्टम, यहाँ कुछ अलग नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये एक जो चेंज है, ये मैंने अभी एक मैं आई थिंक टाइम पढ़ रहा था या फिर एक इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, उसमें ये बहुत अच्छा ग्राफ था कि किस तरीके से कंजर्वेटिव की जो गवर्नमेंट है, ओके, अभी कितनी ज्यादा इनकी डिफीट, कितनी बुरी डिफीट है। अभी तक की सबसे बुरी डिफीट अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात देखें तो यही है, जिसमें कि 196 सीट्स जो है उनकी कम हो गई। और इसकी सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस इन द यूके। यूके में भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, इसके कारण ही यहाँ पे लेबर गवर्नमेंट की सरकार आई है। मैंने हमेशा आपसे बोला ना कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वहाँ लेबर पार्टी जीत जाती है। ओके, तो सिमिलर वो भी आज हुआ है कि -196 सीट्स हुई है फ्रॉम द 2019 इलेक्शन। यहाँ 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ये चीजें भी याद रखना है। ये एक छोटा सा डेटा, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट याद रख लीजिएगा कि यूके का जो पार्लियामेंट है उसमें लगभग 650 सीट्स होती हैं, जिसमें से कि 59 सीट्स होती हैं फ्रॉम द स्कॉटलैंड। आपने पढ़ा होगा ना, यूके इज मेड अप ऑफ द स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। ओके, आयरलैंड का भी जो आयरलैंड भी जो कंट्री है ना, तो उसमें एक पार्ट है वो इंडिपेंडेंट कंट्री आयरलैंड विद द कैपिटल ऑफ डब्लिन। बट व्हेन इट कम्स टू द अदर पार्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वो जो है वो यूके का पार्ट है। ओके, तो यूके इज मेड अप ऑफ द फोर स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद कुछ चीजें याद रखते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तो 67 मिलियन पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन रेट 2% है। ओके, ये चीजें याद रखना। देन मीडियन एज यहाँ की 41 है, फूड इन्फ्लेशन इज अबाउट द 1.7%। अब इस फूड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का हर कंट्री का पैरामीटर अलग होता है। जैसे कि इंडिया में अगर हम CPI देखें, WPI देखें, तो यहाँ पे अलग है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उनको, उसमें जो बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो $46,125 है, बहुत ज्यादा होगी, पॉपुलेशन इतनी कम है। और कहा जाए तो यूके इज द पावर हाउस ऑफ द फिनटेक एंड IT। तो जीडीपी
ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ा है, 4.40 है। और यूके की अगर हम स्कीम की बात करें कि यूके का वोट सिस्टम कैसा है, वोटिंग सिस्टम है, तो इंडिया जैसा ही है। 18 ईयर मिनिमम एज है, सीट्स 650 है, मेजोरिटी के लिए 326 चाहिए एंड 5 ईयर्स होता है 650। ओके, सिमिलर थिंग है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ वो भी जानना जरूरी नहीं है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर लेबर पार्टी जीती है अभी, तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है ना कि इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे कि अभी इंडिया का साफ्टा है, ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द साउथ एशियन कंट्रीज। तो उसी तरीके से अगर हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे लेबर पार्टी के साथ, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा और कैसे ये चेंज होगा कंजर्वेटिव पार्टी के साथ। तो पिछले 2 साल से नेगोशिएशन चल रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों जो कंट्री है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने के समझने की कोशिश करती है, एंड इट इज बिट ऑब्वियस। व्हाई? बिकॉज अगर इंडिया, जैसे इंडिया आरसीईपी ज्वाइन क्यों नहीं किया इंडिया में, आरसीईपी का सबसे बड़ा रीजन इंडिया का ज्वाइन करने का नहीं था, दैट इज फार्मर्स इंटरेस्ट। कि इंडिया अगर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेता तो उसके कारण क्या होता कि फार्मिंग सेक्टर जो है इंडिया का वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता, और फार्मर्स जो थे उसको एक और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता, और इंडिया में जो फार्मर्स गुड और जो क्रॉप्स है, ओके, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। दैट्स व्हाई इंडिया डिडंट साइन द आरसीईपी। तो अगर हम एफटीए की बात करें यूके के साथ, तो 2 साल से इस पे बात चल रही है। अब एफटीए साइन होगा तो सबसे ज्यादा ये होगा कि जो 2 कंट्रीज को जरूरत है, जैसे यूके को जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द चीप प्रोडक्शन इन इंडिया, ओके, और मार्केट इंडिया बहुत बड़ा है, तो यूके ने अगर एफटीए साइन किया तो इंडिया का जो मार्केट है, अगर आप हिस्ट्री में जाके समझने की कोशिश करेंगे, लिवरपूल और मैनचेस्टर, ओके, क्लॉथ्स और सॉल्ट, तो आपको याद होगा ना कि इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके जाता था, गुड्स प्रोड्यूस करता था और इंडिया को मार्केट में पहुंच के बेचता था। तो एफटीए से यही होगा कि एफटीए से क्या होगा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उनको मार्केट मिलेगा और उनकी इकोनॉमी वापस रिवाइव होने की कोशिश करेगी, ओके। और इंडिया को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में हेल्प मिलेगी कि इंडिया इज अ फार्मेसी हब, तो इंडिया अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे सकता है। एल्कोहल बेवरेजेस जो वहां से इंडिया आ सकती है, देन क्लॉथ्स, कार्स, ये 4-5 सेक्टर है जहां पे एफटीए से फायदा मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को लीव करने का रेफरेंडम किया, डेमोक्रेसी अब जब पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं ना कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएशन, ओके, प्लेबिसाइट। तो जब यूके ने रेफरेंडम की बात किया तो इसके कारण क्या हुआ है कि लंदन में ना एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह गई कि किस तरीके से डिस्कशन करना है, क्या हम, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे कि आप लोगों ने पिछली गवर्नमेंट ही देखा होगा, तो उसमें बोरिस जॉनसन बने पीएम, उसके बाद कुछ दिन के लिए एक मैम बनी, देन फिर ऋषि सुनाक आ गए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के कारण जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना, ये कंसेप्चुलाइज नहीं हो पा रहा था कि इसको फाइनल हम अपने मकसद तक नहीं ले जा पा रहे थे व्हेन इट कम्स टू द यूके एंड इंडियन बोथ पर्सपेक्टिव। अब जब लेबर पार्टी की विक्ट्री हुई है तो इससे एक चीज तो बिट ऑब्वियस है, जब इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना तो नेगोशिएशन पावर बढ़ जाता है। जैसे व्हेन इट कम्स टू द मोदी गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स लॉ लाए थे, नो डाउट वो वापस ले लिए गए थे, बट उन्होंने क्यों ला पाए ये सारे, उन्होंने कश्मीर से रिलेटेड इतने बड़े डिसीजन क्यों ले पाए? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब वहां पर लेबर पार्टी की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अच्छी गवर्नमेंट है, तो इसके कारण क्या होगा कि एक जो एफटीए है वो एक अच्छे मतलब निर्णायक तौर पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट जो वहां पर आएगा वो आएगा विद रिलेटेड टू द वीजा। अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो लेबर को किस चीज में अपोज कर रही थी। जैसे कि इंडिया के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो मंगलसूत्र चल रहे थे, फिर कोई किसी को चोर बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो यहाँ के इश्यूज अलग थे। बट व्हेन इट कम्स टू द यूके इलेक्शन, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि लेबर पार्टी जो थी, लेबर पार्टी को किसके लिए ब्लेम किया जा रहा था कि एक ऋषि सुनाक ने एक एडवर्टाइजमेंट डाला था, एक मतलब पॉलिटिकल एक वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने ये किया था कि जो समंदर है वहां से शिप्स आ रहे हैं और लेबर पार्टी के लोग वहां पे रेड कारपेट बिछा के इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से लेबर पार्टी को ना वहां पे टारगेट किया जा सकता था कि लेबर पार्टी क्या करेगी, इमिग्रेंट्स को बुलाएगी, उनकी राइट्स की बात करेगी। और इमिग्रेंट्स का इशू एक बहुत बड़ा इशू है व्हेन इट कम्स टू द यूरो।
अगर आप यूरोप को समझने की कोशिश करेंगे, नॉर्वे को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये जानेंगे कि यूरोप में सबसे बड़ा इशू कौन सा है अभी विद रिस्पेक्ट टू द इमिग्रेंट्स। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पॉइंट होगा वो होगा वीजा स्ट्राइकिंग पॉइंट, कि ये जो वीजा है इससे रिलेटेड नेगोशिएशन करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि इंडिया को हम समझने की कोशिश करें तो इंडिया है, तो इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि इजिली वीजा मिल जाए कहाँ का, यूके का, हमारे सर्विस सेक्टर के लोगों को। अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो यूके क्या है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ आईटी एंड फाइनेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड व्हेन इट कम्स टू द इंडिया, इंडिया इज अ सर्विस सेक्टर जायंट, और 52% अगर हम बात करें तो 52% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया में सर्विस सेक्टर का ही है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा तो यही है ना कि सर्विस सेक्टर पे काम करे, और सर्विस सेक्टर के लिए ही वीजा की जरूरत होती है। अब लेबर क्या है, लेबर जो है ऑलरेडी वहां पे जिस तरीके का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो बचने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इंडिया में जो मोदी जी थे वो आरसीईपी से रिलेटेड फार्मर्स इशू जो थे उसके कारण बच के निकल गए, वैसे ही सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट जो आएगा वो वीजा से रिलेटेड आएगा, और लेबर पार्टी बचने की कोशिश करेगी वहां पे। तो ये जो है ना लेबर पार्टी का, तो नेगोशिएशन नो डाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कारण अच्छे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द यूके विद रिस्पेक्ट टू द इमिग्रेंट्स, तो यहाँ पर जो डिसीजन है ना वीजा से रिलेटेड वो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेबर पार्टी के दो लीडर्स थे, एक थे जेरेमी कॉर्बिन और एक है अभी जो है वो है केयर स्टारमर। तो जेरेमी कॉर्बिन जो थे इनके काफी विवादास्पद बयान थे, उनमें से एक बयान ये था कि वो चाहते थे कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो विथ रिस्पेक्ट टू द कश्मीर इशू। कश्मीर में हम लोगों ने जो 370 के जो आर्टिकल्स थे, कुछ क्लॉजेस हटाए थे, ओके, और उसमें जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया था। उससे रिलेटेड जेरेमी कॉर्बिन का एक बयान था कि उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द केयर स्टारमर, जब ये लीडर बने लेबर पार्टी के, तो इन्होंने ये समझने की कोशिश की कि जो भाई साहब इंडियन डायस्पोरा है, जो यूके में इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, वो काफी डोमिनेंट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ऋषि सुनाक का प्रेसिडेंट बनना, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनना ही है। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया कि भाई साहब इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया के डायस्पोरा के इंटरेस्ट को समझना जरूरी है। अब अगर वो इंडिया के कश्मीर के खिलाफ बयान देंगे तो इंडियन डायस्पोरा है वो भी वहां पे उसके अगेंस्ट जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये चीजें समझना है कि ये जो केयर स्टारमर थे, इन्होंने फाइनली जो पॉलिटिकल क्लाउड इंडियन ओरिजिन का बढ़ रहा था उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया। बट एक चीज इनके साथ भी इशू आ सकता है इस एफटीए में, वो है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन टैक्स। अगर आप लोगों ने यूरोप के बारे में पढ़ा होगा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो उसमें क्या किया है उन्होंने कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट है जिसके की कारण कार्बन एमिशन हो रहा है उसको वो यूके की बॉर्डर में आने नहीं दे रहे। जस्ट लाइक अगर स्टील है, ओके, एल्यूमिनियम है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण कार्बन एमिशन होता है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट यूके में। ओके, और क्लाइमेट इशू में एफटीए का नेगोशिएशन, जैसे इंडिया का हमेशा ये टेक रहता है व्हेन इट कम्स टू द एफटीए, भाई साहब आप क्लाइमेट इशू को भी तो थोड़ा मतलब कि हटाओ ना, आप उसमें भी रिलैक्सेशन दो ना। तो जब तक क्लाइमेट ये कार्बन टैक्स मैकेनिज्म पे यूके एक कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेगा तब तक एफटीए कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन और यूनाइटेड किंगडम जनरल इलेक्शन 2024। कौन कितनी सीट्स जीता, कैसे जीता, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कौन लीडर है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋषि सुनाक किस पार्टी के थे, ओके, और जेरेमी कॉर्बिन या फिर केयर स्टारमर किस पार्टी के थे, और कैसा सिस्टम है, हम लोगों ने वहां से क्या चीजें अडॉप्ट करी है। तो लक्ष्मीकांत में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि रूल ऑफ लॉ, राइट्स, पिटिशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हमने वहां से ली है। कुछ चीजें जैसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, वो थी इंटरनेशनल रिलेशन में एफटीए का, कि एफटीए का सिग्निफिकेंस क्या होगा और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनने से ये कितना चेंज होगा। सो मैंने मोस्टली जितनी चीजें हैं वो यहाँ पे कवर कर दी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज रेलेवेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गिव मी अ thumbs up.